अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, अफगानिस्तान में हर बदलते पल के साथ रोनमा होने वाले बदलते हुए हालात पर हमारी कंसिस्टेंटली नज़र है। जैसे कि आपसे अर्ज़ मैंने मुतअद्दिद मरतबा किया है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। हमने इसको मुसलसल ऑन ट्रैक रखा है, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर डिस्कशन रखा है अपने प्रोग्राम में। पहले तो इस पर मोन्टाज एक मुलाहिजा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, दरअसल बात यह है कि इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ऐसा मालूम होता है। चूंकि तालिबान ने आज अनाउंस किया था कि बाद नमाज जुमा बाकायदा हुकूमत तश्कील करेंगे और इसका ऐलान करेंगे, लेकिन ये कुछ दिनों तक अब ये मामला पोस्टपोन नजर आता है और इसमें काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो कि अब देखने वाले हैं। पाकिस्तान के सेंस में भी ये यकीनन उतना ही अहम मामला है। हमारी तकरीबन हर चीज़ इनसे काफ़ी करीबी तरह से कोरिलेटेड है या लिंक्ड है। जैसे कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब अभी पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर हैं। ऐसे में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की है और ये पूरा जो एजेंडा अफगानिस्तान है, ये इनका सबसे प्रायर मोस्ट एजेंडा नजर आता है इनके पाकिस्तान दौरे का भी। वज़ीर आज़म इमरान खान से भी नाजरीन मुलाकात के दौरान उन्होंने इन तमाम बातों को सामने रखा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ज़ाहिर है, उनसे जो उनका एक तबादला ख्याल हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा था वो अफगानिस्तान का था। फिर इसके अलावा इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो बर्बरियत है और सैयद अली शाह गिलानी की जो शहादत हमने देखी, उस हवाले से बात की गई। भारत का उसके ऊपर जो बहुत बुज़दिलाना रवैया था उसके बारे में भी बात हुई। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से आया कब निकाला जाएगा, ये भी इज़हार ख्याल हुआ। लेकिन नाजरीन, एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न्ड, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तानी जो वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी हैं, दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी सारी बातें ज़ेरे गौर हैं। पहले तो ये नाजरीन, खैबर पास का भी दौरा किया है डोमिनिक राब ने और उनको वहाँ ले जाया गया। जो बॉर्डर फेंसिंग का तमाम काम है उसका भी उनको मुआयना कराया गया है। अब बात यह है कि तालिबान के अंडर ये तमाम मामला कहाँ जाएगा? क्या वो रिकग्निशन तालिबान की तरफ से ड्यूरेंट लाइन को मिलेगी, जो कि पाकिस्तान का स्टैंस है? पाकिस्तान के कोई फेवरेट्स नहीं है अफगानिस्तान में। ये बड़ा अहम एक बयान है जो कि वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने दिया और उन्होंने ये कहा कि तमाम एथनिक ग्रुप्स की शिराकत होनी चाहिए। ये पाकिस्तान ख्वाहिश रखता है, लेकिन यकीनन जो जिस तरह से ये जो मामलात हैं ये इवॉल्व होंगे या अनफोल्ड होंगे, ये तमाम मामलात सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान का अपना बॉल गेम है या ये तमाम मामलात उनके अपने देखने वाले हैं? पाकिस्तान का इसमें अब जो वेट एंड वॉच का एक स्टैंस है या स्ट्रेटजी है, वो इसमें बेहतरीन सबसे सेंसिबल चीज मालूम होती है कि जो रखनी चाहिए। यूके की तरफ से भी वाजे किया गया स्टैंस। डोमिनिक राब ने इसी प्रेस टॉक के जरिए ये कहा कि वो रिकग्नाइज तो नहीं करते हैं तालिबान को, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन की लाइन रखना चाहते हैं उनके साथ, और ये कि इवैक्यूएशन किस तरह से होगी। अफगान नेशनल्स की भी उन्होंने इवैक्यूएशन की बात की, जिन्होंने ब्रिटिश या यूके को, बरतानिया को जिन्होंने मदद की है, उनकी इवैक्यूएशन कैसे होगी, उनके अपने जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनकी इवैक्यूएशन के क्या मामलात रहेंगे। ये एक खासा डिसाइसिव फैक्टर है जो कि बरतानिया की तरफ से बताया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगा। अब इस पे नाजरीन, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, क्या होना चाहिए, इस स्पेसिफिक एजेंडा पर भी बात करेंगे। और ये जो हुकूमत बनानी है तमाम की शिराकतदारी से, तमाम एथनिक ग्रुप्स की शमूलियत के साथ, क्या आने वाले दिनों में अन करीब ये डुएबल मालूम होता है या नहीं? इसमें मामला दूर दराज नजर आते हैं। इस पूरे एजेंडा को हम पहले सेगमेंट पे लेकर चलेंगे, जॉइंट बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। नाजरीन, यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और तमाम इन मामलात पर बिलखुसूस खारजा उमूर पर गहरी निगाह रखती हैं। तो बहुत शुक्रिया सहर, आपकी शमूलियत के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए। आपसे हम इन तमाम मामलात पे जानेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि अभी एज वी स्पीक यूएसए में हैं, MNA फ्रॉम द PTI, और जो खारजा कमेटी है, खारजा उमूर के हवाले से जो कमेटी है और दिफा के हवाले से जो कमेटी है, कायमा कमेटीज़, दोनों के मेंबर भी हैं, राइटली सो। बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आप हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, बात का आगाज़ अगर मैं सहर से करूं, सहर अब बताइएगा, फिर मैं रमेश की तरफ जाऊंगी। रमेश साहब इज ऑनलाइन विद अस, हमारे साथ ओवर कॉल हैं। सहर, आप बताइएगा, तालिबान, सबसे प्राइमरी सवाल जो हम तमाम के जहनों में है
क्या अनकरीब ये हुकूमत बनाने में, हुकूमत साजी में कामयाब होंगे? जो आज इन्होंने इरादा किया था फिर उसको मुलतवी करना पड़ा है इनको। शुक्रिया मोना। यकीनन हमें पता है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, हम कहीं जा नहीं सकते। तो हमारी ख्वाहिश भी है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान हो। और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि एक चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना होगा कि आज जो तालिबान की लीडरशिप ख़ुसूसी तौर पे जो सामने है, वो इस वक्त जो बातें कर रही है उसमें रैशनल नज़र आता है आपको, ठीक है। ना ही हमें इसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत है कि हम उनको फ़ौरन एम्ब्रेस कर लें, ना ही हमें जो है कोई फासले बढ़ाने की ज़रूरत है, और ना ही मैं समझती हूँ हमें डिक्टेट करने की ज़रूरत है। हर मुल्क को और हर एंटिटी को अपने इंटरेस्ट को देखना है। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो एक स्टेबल अफ़गानिस्तान में है, और मैं समझती हूँ कि वेट एंड सी, दिस शुड बी आर पॉलिसी, कि हम देखें कि वो हुकूमत कैसे बनाते हैं। इंक्लूसिव हुकूमत होती है, एक्सक्लूसिव हुकूमत होती है, उसके असरात अफ़गानिस्तान पे कैसे होते हैं, वहाँ के अवाम जो है वो उसको किस तरीके से रिकगनाइज़ करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए ना, बात ये है कि हमें कोई अगर हमारे मुल्क में डिक्टेट करे कि आप जो है वो एक इस तरह की हुकूमत बना लें, तो ज़ाहिर बात है कि हमारी एक अपनी सोवरेनिटी है, हम उसको पसंद नहीं करेंगे। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन आज कुछ बातें जो कुछ मिथ थी कि शायद आएंगे तालिबान तो एकदम से खून खराबा हो जाएगा, एकदम से सूरत हाल जो है वो बहुत ही बदतर हो जाएगी, तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बदतर सूरत हाल उनकी तरफ से हुई जिनसे हमें तवक्को नहीं थी। जिस तरह से बगराम एयरबेस को अमेरिका ने खाली किया, मैं कहूँगी कि ये $2 ट्रिलियन US का जो प्रोजेक्ट था ये मिजरेबली फेल हो गया उनका, जो 2 दिहाइयों पे 20 साल पे जो है मुश्तमिल, ये जो उनकी जो भी उनके, मैं समझ नहीं आता कि आज वो क्या कहते हैं कि उनके क्या मकासद थे। नेशन बिल्डिंग नहीं थी, वो क्या कर रहे थे वहाँ बैठे हुए और क्या चाहते थे। और जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि अगर कोई ये बताना चाहता है कि तालिबान कैसी हुकूमत बनाए, तो मैं कहूँगी कि जो पीस प्रोसेस था, उन्होंने क्यों नहीं इस बात को इंश्योर किया कि एक स्मूथ पीसफुल ट्रांजिशन उस वक्त हो जाए जबकि एक बातचीत चल रही थी, जब मतलब वो वहाँ मौजूद थे। और आज मेरे ख्याल में हमें सबको, दुनिया को तहम्मुल से जो है वो देखना पड़ेगा। और स्पेशली मैं कहूँगी कि वो जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जिनके सिफारत खाने भी वहाँ पे खुले हुए हैं, चीन है, रशिया है, पाकिस्तान है, हम सबको जो है ना, मैं समझती हूँ कि एक अपना हमारा जो एक मुस्बत किरदार है, ये भी देखना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना आ जाए, खुराक की कमी है, बाकी इस तरह की सूरत हाल। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ स्टेबिलिटी रहती है तो मैं समझती हूँ कि आज नहीं, 10 दिन में नहीं, 20 दिन में नहीं, 25 दिन में हुकूमत बन जाएगी। बात यह कि हुकूमत जो भी बने उससे हमारी कम्युनिकेशन कैसे होती है, और पाकिस्तान को इस वक्त तन तनहा कोई फैसला करने के बजाय जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। मेरे ख्याल में यही सबसे जैसे सर आज डोमिनिक राब ने भी ये एक बयान दिया है कि उन्होंने जो फंड्स हैं वो बढ़ाए हैं अफगानिस्तान में, यही रिहैबिलिटेशन के लिए और तरक्याती तमाम मामलात के लिए। देखिए, हमें इस बात का तो इंश्योर करना है कि खुराक के ज़खायर कम ना हो, हमें इस बात को तो इंश्योर करना है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, हमें इस बात को इंश्योर करना है कि ज़िंदगी रवा दवा रहे। तो ये बहुत, अगर आप ये देखें कि वहाँ पे अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो डेफिनेटली उसके असरात जो हैं वो स्पिल होंगे। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो बॉर्डर हैं वो महफूज रहें। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, फाइनेंशियली भी और 83,000 से ज़्यादा कीमती जानों की भी। हम नहीं चाहते कि दोबारा कोई जो है इस तरह की दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की कोई फ़िज़ा जो है वो बने। हम ये भी नहीं, अभी तक चले हमें तालिबान की तरफ से कुछ इस तरह के बयानात और अश्योरेंसेस मिल रही हैं कि वो TTP को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे, लेकिन हमें इन तमाम चीज़ों पर बहुत मोहतात रहना है कि कहना क्या है, अमल क्या है, अमल क्या है। यानी आई थिंक एक्शंस को हमें देखना पड़ेगा। और ये क्योंकि जिस तरीके से अब आप ये देखें कि कैदी रिहा हुए हैं, उनमें कितने TTP के भी थे, वो बहुत सारी ऐसी बात मैं समझती हूँ कि हमें अपने बॉर्डर्स को जो है ना बहुत महफूज रखना है। और मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका का जो एक रवैया रहा है, हम इसको अगर हम देखें इराक में जो रहा है, सीरिया में जो रहा है, मुझे याद है मेरे इराक के विज़िट के दौरान वहाँ की जो आला हुकाम थे, मैं समझती हूँ कि लाइक एग्जैक्टली वी मेट इवन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे खदशात का इजहार था कि जो दाइश है उसको सपोर्ट जो है या असला उसको जो है एक तरफ लड़ते भी हैं, उनको फरहमी भी शायद अमेरिका की तरफ से इमदाद होती है। तो ये देखना है कि क्या इस सरजमीन के ऊपर
क्या मैं इस किस्म का कोई सूरत हाल ये होगी? बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसर्न्स हैं जो आपने स्पेल आउट किए हैं और यकीनन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। डॉक्टर रमेश, आप क्या कहेंगे इस पे? आप तो अभी यूएसए में ही हैं। ये जो आईएसआईएस के हवाले से एक जो खदशा है या जो अमूमन एक लोग कहते हैं, ये बात इस तरह से भी तो होती है जाहिर रमेश साहब के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप वो तो अश्योर करा चुके थे अमरीकी अवाम को कि हमने आईएसआईएस का नामो निशान मिटा दिया है अफगानिस्तान से। तो फिर ये आईएसआईएस की दोबारा इमरजेंस फौरी तौर पर कैसे हो गई? और अमेरिका पे जो इस वक्त प्रेशर है, आप कैसे देख रहे हैं वहां पर चीजों को? पाकिस्तान ने अब क्या करना है और तालिबान क्या वाकई हुकूमत साजी कर पाएंगे अनकरीब? जी ओके, डॉक्टर रमेश कुमार को मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ चूंकि वो यूएसए में हैं तो मेरा उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाजरीन, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने आज ये जो बायलैटरल उनकी टॉक थी या जो मुश्तरका प्रेस टॉक थी, खासी अहम बातें इसमें की हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि शायद हमें हाईलाइट इस वक्त भी करनी चाहिए जब हम खास तौर पर रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अभी हम लोग भी एक वेट एंड सी की अप्रोच के तहत चल रहे हैं और जैसे सहर ने फरमाया कि यही सेंसिबल चीज़ है जो कि करनी चाहिए। आगे आइंदा इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और अमली जामा पहनाएंगे, ये भी एक खासा अहम सवाल है। पहले ये प्रेस टॉक मुलाहिजा कीजिएगा कि वजीर खारजा ने आज इस हवाले से क्या कहा है एग्जैक्टली। On Afghanistan, I shared my assessment with the Foreign Secretary of the evolving situation, and we are both hoping that they evolve in the right direction, the direction of peace and stability, and so we are in this partnership for peace. I also shared, in our view, should be the way forward, and I am happy to share that there's a convergence on the steps that need to be taken in the days ahead. राइट नाजरीन, यही चीज हम इस वक्त वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं। जी डॉक्टर रमेश, आप बताइएगा, अमेरिका पे जो एक प्रेशर है, एक तो उसके हवाले से भी फरमाएं। साबिक सदर ट्रंप ने ये कहा था कि हमने आईएसआईएस खत्म कर दी है अफगानिस्तान में, तो फिर ये दोबारा कैसे आईएसआईएस आ गई? और इवैक्यूएशन में हम खासी मदद कर रहे हैं अमेरिका की अफगानिस्तान से इस वक्त। देखिए मोना, मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ और मैं वाशिंगटन भी गया था और वहां पे भी मेरी कुछ मुलाकातें हुई हैं। मैं जो समझ रहा हूँ कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और इस वक्त अमेरिका का तो एक हार है ही है, मगर उस हार के अंदर हमेशा वो अपना मलबा और किसी के ऊपर डालते हैं और इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने माजी में जब भी ऐसी सिचुएशन आई है अपने आप को मुश्किल में डाला और सही टाइम पे सही फैसले नहीं किए, बार्गेनिंग नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इस वक्त हमें किसी भी हालत में वेस्ट को जो है वो नाराज नहीं करना चाहिए। अच्छा, राइट। नाराज नहीं करने के लिए भी हमें कभी भी जो है वो अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। मैं समझता हूँ हमें बहुत बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। हमें एक एक अल्फाज बोलने के टाइम पे सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। ये जंग जो है ये अब अफगानिस्तान की नहीं है। आपने देखा कि कल उन्होंने वन बेल्ट रोड की भी तालिबान ने बात की है। अब जो G7 है वो तो मुखालफती इन चीजों की करते हैं। अगर हार्डलाइन थ्योरी क्लियर है कि जो अफगानिस्तान, जो सेंट्रल एशिया के ऊपर राज करेगा वो दुनिया का सुपर पावर बनेगा। अगर आज चाइना का वन बेल्ट वो भी बन जाता है वहां पे और पूरी सेंट्रल एशिया के अंदर उसको अप्रोच मिल जाती है तो कोई, क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से सेंट्रल एशिया सबसे बड़ा है और फिर जो है चाइना को कोई सुपर पावर से होने से जो है रोक नहीं सकता जो थ्योरी कहती है। तो इस हवाले से हमें, और इस वक्त आपको पता है कि ब्रिटिश और यूएस दोनों जो है, यूरोप है, वेस्ट का जो है वो हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। ऐसी सूरत हाल है कि आज की पोजीशन के अंदर ये है कि आपकी लोगों की अगर अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर एक साल तक इंटरव्यू की डेट नहीं मिल रही है, मगर अगर आप चले जाएं, इंडिया चले जाएं, दुबई चले जाएं, वहां पे जिसकी पुरानी वीजा लगी हुई है वो सिर्फ ड्रा बॉक्स में डालते हैं, उसको वीजा मिल जाता है, जहाँ पे एक साल जो है वो वीजा ही नहीं देते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छे हालात नहीं है अमेरिका के पास और मैं समझता हूँ हमें इसमें कोई शक नहीं है
कि जो मेरे ख्याल में शहर का आवाज नहीं लग रहा था, लाइन मेरी बार बार ड्रॉप हो रही थी उस वक्त। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग अगर वेस्ट ख्याल नहीं करेगा तो उनके ऊपर बात आएगी, जिसकी वजह से एज ए ह्यूमन बीइंग वो वहां पे अपनी सोशल एक्टिविटी शुरू रखेंगे। मगर अभी देखा कि आपने उसकी जो रिजर्व है उसको भी उन्होंने फ्रीज किया हुआ है। इस वक्त इकोनॉमिकली सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। आगे क्या हालात होते हैं, आगे जो ग्रुपिंग है वहां पे उसका क्या होता है। हो सकता है कि अमेरिका को आज भी ये है कि थोड़े अरसे के बाद हम इस तरीके से चलेंगे कि हो सकता है कि जो वहां की पब्लिक जो है वो खुद उनको रिग्रेट करे। करेक्ट। यहाँ पे कुछ जो है कुछ माहौल में ऐसा भी है कि भाई कुछ जो है, जैसे आपने, मैं कल एक देख रहा था इंटरव्यू ताहिर खान और सलीम साहबी का, तो उन्होंने कहा कि जो पहले जो काबिल की जो सूरत थी वो ऐसी थी, मीडिया आजाद था और काबिल के अंदर शाम को महफिलें लगती थी, मतलब एक अच्छे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे, मगर पहले नहीं कर रहे थे। तो लोग अब उस चीजों को, जब कोई चीज चली जाती है तो उसको फिर मिस करते हैं। मिस करने के बाद वो समझते हैं कि हम जो है वो पहले किस हालात में थे, अभी किस हालात में। सही, यानी वो बेहतर माना जा रहा है। हाँ, मैं डॉक्टर रमेश, एक बड़ा अहम इस पे एक नुक्ता है, उसकी जाने बातें हैं, ये कि हम खासी मदद कर रहे हैं इवैक्यूएशन में, तो ये शहर से ये बात पूछते हैं। तो ये 2-3 चीजें इसमें देखने वाली हैं कि ये क्या, किस तरह से मामला अनफोल्ड होगा। फिर डोमिनिक राब ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी हम लोग प्ले करेंगे, बल्कि अगर है वो शॉट रेडी तो हम अगर प्ले करके नाजरीन को सुना दें कि क्या वो डोमिनिक रॉब, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने जब यही जो म्यूचुअल उनकी प्रेस टॉक थी विद शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या कहा जब उनसे पूछा गया रिगार्डिंग अफगानिस्तान। मुलाहिजा कीजिए। The basis of the UK-Pakistan relationship is very strong, and like His Excellency, the UK has desire, the will, and to take it to the next level. We also have very clear and shared interests in the future of Afghanistan. As for the UK, we're very mindful of the situation for Afghanistan's neighbours. We will be shouldering our humanitarian responsibilities. We've increased our aid budget for Afghanistan this year to £286 million, and we will also be supporting those countries who face the greatest demands for those who may be displaced in the weeks ahead. जी, ये इवैक्यूएशन के मरहले में और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी उनको सहारा रिहेबिलिटेट करने के लिए यूके ने बाकायदा एड भी बढ़ाई है, तो ये ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हासिल है। अब ये कितनी इस चीज़ की रिकग्निशन है सहर साहिबा इन वेस्टर्न पावर्स में कि हमने इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिसका आप भी पहले फरमा रही थी, इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। और एक खासी अहम बात है सहर, जो कि डॉक्टर रमेश ने की है, कि सुपर पावर बनने की भी तो जंग है। इस सिलसिले में अफगानिस्तान और चीन की खासी कुर्बतें हैं। अफगानिस्तान ने कहा है कि चीन हमारे साथ बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। चीन ने सबसे पहले कह दिया था कि हम तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज कर लेंगे, और 9/11 भी करीब है। देखिए, बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स तो हमें पता है कि डेफिनेटली जो एक कैसी डोमिनेंस करनी है, ये तो एक है खित्ते के अंदर के। चाइना डेफिनेटली बहुत से फ्रंट के ऊपर अमेरिका के लिए एक चैलेंज है, और स्पेशली इस खित्ते के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं कि वो उनको सिक्योर करना डेफिनेटली चाहेगा। उसने भी अपनी एक पार्टनरशिप भारत के साथ जो है वो बनाई हुई है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सुपर पावर तो कौन किस वक्त बनेगा, उससे पहले हमें ये देखना है कि इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी खित्ते के ममालिक के लिए कितनी अहम है। जो इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, जिनसे चाइना को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रशिया के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी ममालिक के भी, जैसे पाकिस्तान को TTP से है तहफ़्फ़ुज़ात, उन सब के ऊपर भी मैं समझती हूँ कि कोई भी खित्ते का मुल्क ये नहीं चाहता कि इस तरह के हालात हों जहाँ पे दाइश और इस किस्म की जो मूवमेंट्स हैं जो उनके मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, वो जो है वो स्ट्रेंथन हो। ये बहुत तो तालिबान इस पोजीशन में है सहर साहिबा कि वो अश्योरेंस दे पाए किसी भी मुल्क को, पायदार अश्योरेंस, बातें एक जगह। देखें, बात ये हमें ये देखना है कि आम तालिबान और तालिबान की लीडरशिप में हमें थोड़ा सा फ़र्क रखना होगा, ठीक है, क्योंकि वो लीडरशिप जिसके इंटरेक्शन हुए इंटरनेशनली, ठीक है, मॉस्को फॉर्मेट भी हम देखें, हम कतर भी देखें दोहा का, ठीक है, तो ये देखें कि जिनके मुसलसल इंटरेक्शन हुए, उन्होंने इस दौरान एक नई किस्म की उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल
डिप्लोमेसी की अहमियत को समझा है। और इस वक्त जिस चीज़ का वो मुजाहरा भी कर रहे हैं कि वो इस बात के मैसेजेस भी दे रहे हैं कि वो अपनी इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिकेशन और लिंकिंग जो है उसको रखना चाहते हैं, उनको ऑब्लिगेशंस को मानेंगे। लेकिन ये देखना है कि क्या जो एक आम तालिबान है जिसकी अपनी एक सोच है, जो वहाँ पे रहा है, जो लड़ा है, कटा है, उसकी क्या वो लोग भी इस पूरे हालात में बदल गए हैं? और क्या वो लीडरशिप के तमाम जितने भी उनके धड़े हैं वो लीडरशिप की एक बात पे लब्बैक कहेंगे? मैं तो अपने मुल्क के लिए थोड़ी सी खौफजदा हूँ मुना कि हमारे यहाँ जिस तरह से एक एक्साइटमेंट है। अभी कराची में एक पीडीएम का जलसा हुआ जिसमें ख़वातीन की तादाद 15 थी, पहले ये अनाउंस हुआ कि ख़वातीन नहीं होंगी। तो मुझे ये डर है कि हम अपने कल्चर को, अपनी रिवायात को, अपने पाकिस्तान को प्रिजर्व करें, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा ना हो कि जो ओवर एक्साइटमेंट के अंदर हम जो है वो कोई और ही रुख सिमत चल पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को भी हम इंतहा पसंदी से अच्छा, सहर साहिबा, उसके फौरन बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी ने खवातीन का जलसा किया। क्या वो पीडीएम को एक जवाब था उस चीज के बदले में जो उन्होंने खवातीन को बैन किया था, या फिर आपने तालिबान और ये अकब में जो तमाम मामला चल रहे हैं उनको देखते हुए आपकी जमात ने ज़रूरी समझा कि हम खवातीन को एम्पावर करें? देखिए, पीपल्स पार्टी की अगर आप देखें कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। पीपल्स पार्टी के अंदर ख़वातीन को जो है वो हर सतह पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ एनी रिएक्शन और समथिंग। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन को आवाज़ दी है, उनकी फलाह और बहबूद के लिए काम किया, जिससे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी ख़वातीन के एम्पावरमेंट बेसिकली उससे शुरू हुआ था। और जहाँ पे वैक्यूएशन की बात करें मुना, अगर तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने बड़ा ज़िम्मेदार रोल अदा किया है इस वक्त, और उसको दुनिया भर को उसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि ऐसे वक्त में जबकि आधी रात को जो है वो अमेरिका जो है वो बिजली बंद करके भाग गया, और जिस तरीके से इन्होंने काबुल एयरपोर्ट छोड़ा, और जैसे हमने सिविलियन कैजुअल्टीज़ देखी हैं और हमने जिस किस्म के हालात काबुल एयरपोर्ट पे देखे, तो वो ऐसे सीन है हॉरिफाइंग जिनको शायद हम कभी सारी ज़िंदगी, हमारी जनरेशन तो शायद नहीं भुला पाएगी। तो ये कि मैं समझती हूँ कि ऐसे वक्त में आगे बढ़ के जो हमारी कौमी एयरलाइन ने, हमारी कौमी कैरियर ने, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसको बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और दुनिया भी इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसको सिर्फ इस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में नहीं देखें कि आपने अपने सिटीजन्स को या आपके जिन लोगों ने आपके इंटरेस्ट को सिक्योर किया आपने उनको इवैक्यूएट कर लिया और आप इससे लाताल्लुक हो गए। नहीं, हर तरह के सिटीजन को हमने इवैक्यूएट बिल्कुल पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का एक किरदार अदा किया है, और हम ही समझते हैं कि आलमी दुनिया को भी उसी जो है जिम्मेदारी और उसी बुर्दबारी का जो है ना मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान के सामने अभी बहुत चैलेंजेस हैं, हमें बहुत सी चीज़ें देखनी है। अगर हम तालिबान को देखें तो कहानी तालिबान की हुकूमत पे ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान वहाँ से तो शुरू होगी। हाँ, ड्यूरेंट लाइन जो है उसके ऊपर किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, कितना पुरअमन हालात रहते हैं, रेडिकलाइजेशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये तमाम अहम मामलात हैं जिस पर मैं समझती हूँ कि हमें सर जोड़ के बैठना होगा। एक और अहम चीज़ वो ना मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो मामलात हैं बड़े हसास हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं, लेकिन ये वो मामलात हैं जिन पे हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। अगर फॉरेन ऑफिस सिर्फ हमें कहे कि ये हम जो है ड्यूटी सिर्फ फॉरेन ऑफिस को दे दें कि वो बताए कि हम इस सिलसिले में क्या हमारा लाए अमल होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बजाय ये कि हम में से हर शख्स अपने आप को एक्सपर्ट बन के, और स्पेशली वो लोग जो कि जिम्मेदार पोजीशंस पे हैं, जब वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हों, तो डॉक्टर रमेश, ये जो इवैक्यूएशन की बात अभी सहर साहिबा ने की, बड़ी अहम बात है। ये देखें, इतनी मदद हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अमेरिका की है, कितनी रिकॉग्निशन है। अभी आप कह रहे थे कि काफी हालात खराब हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की, आपने जब बात की अब इससे पहले अपने रिमार्क्स में, तो क्या इस बात का इदराक है अमेरिका को कि हमने लाइक नो अदर पार्टनर ऑफ देयर्स हमने उनकी मदद की है टू इवैक्यूएट फ्रॉम अफगानिस्तान? देखिए मोना, मैं यही कह रहा हूँ कि इवैक्यूएशन में आज क्या हमने कब जो है ना वो वेस्ट को मदद की है, हमने उसके कहने के ऊपर अपने मुल्क को जंग के अंदर धकेल दिया, मगर उस वक्त भी हमने सही बार्गेनिंग नहीं की, हमने अपने मुल्क के लिए कोई फायदा हासिल नहीं किया, जो भी किया वो मुल्क को नुकसान बताया। आज भी हम इवैक्यूएशन में ठीक है, हम उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि अमेरिका का भारत जो पार्टनर है वो उसको करनी चाहिए, वो नहीं कर रहा। यहाँ आना या वहाँ आना इतना फर्क नहीं है। मगर मेन चीज ये है कि हमें बोलने की टाइम पे बहुत मजा, क्योंकि इस वक्त वेस्ट
हमें कोई अच्छी नजर से नहीं देख रहा है। इवन हम इसकी इतनी मदद भी कर रहे हैं मगर फिर भी अभी भी वेस्ट जो है वो हमारे साथ नहीं है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि आप इंडिया दुबई वहां से लोगों को आने के लिए अगर किसी की पुरानी वीजा लगी हुई है वो ड्रॉप बॉक्स में पासपोर्ट डालते हैं उसको वीजा मिल जाती है, मगर अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के अंदर नहीं। तो ये जो सूरत है यही यहाँ से चीजें महसूस होती है कि क्या है। इवन पाकिस्तानी लोग जहाँ पे फिलैंथ्रोपी में मुख्तलिफ एक्टिविटी में काफी एक्टिव नजर आते हैं, उसके बावजूद भी मेरी एम्बेसडर से भी वाशिंगटन में मुलाकात 2 घंटे रही, उसके साथ भी मैंने डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस की है। मैं समझता हूँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हम उनकी मदद जरूर कर रहे हैं और हमें करनी भी चाहिए, मगर हमें वहाँ पे वो चीज जरूर महसूस करानी चाहिए कि आपने हमारे साथ ये किया मगर हम आपके साथ ये करें। ठीक, राइट नाज़रीन, ये हमने बात की डॉक्टर रमेश कुमार सहर, कामरान साहिबा हमारे साथ थी, इस अपने पहले सेगमेंट में हमारा साथ दिया था। तारीख यकीनन रकम हुई है लेकिन ये आखिर नहीं है, ये इब्तिदा है दरअसल तमाम मामलात की। कहाँ कहाँ अनफोल्ड होते हैं और कैसे इस पे हम कंसिस्टेंट अपनी नज़र रखेंगे। अभी इस वक्त इस अपने सेगमेंट के लिए इतना ही, फौरी तौर पर ब्रेक की तरफ चलते हैं और दूसरे सेगमेंट पे वापस आते हैं। फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान असल हक़ाइक़ क्या है, स्टे विद अस। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में पाकिस्तान का वाहिद और 10 सालों में 1000 से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किए जा चुके हैं। इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। आप भी करें कोविड-19 की वैक्सीनेशन के जरिए अपना और दूसरों का तहफ्फुज। PSO NCOC के ताउन से कर रहा है अपने तमाम हमवतनों की मुफ्त वैक्सीनेशन। आएं, आप भी जिंदगी को मामूल पर लाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। SOPs पर अमल करें और जल्द अज जल्द खुद को और अपने खानदान को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। हम हैं मुहाफिज सेहतमंद पाकिस्तान के। ये पैगाम PSO की जानिब से मफाद आमा में नशर किया गया। हमने अपने दरमियान मौजूद मंगोल जासूसों को खत्म कर दिया, लेकिन मंगोलों का खतरा अभी टला नहीं है। क्या वो हमारा पीछा छोड़ देगा? वो चाहे तो पूरी दुनिया का लश्कर भी लेकर आ जाए, हम या तो गाजी होंगे या शहादत पाएंगे वालिद। हम सब मंगोल दुनिया पर मुसल्लत होने वाला अजाब है। मेरा मकसद रज़ाए इलाही को हासिल करना और उसके कलिमे को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है।
वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ फौरी रुख करते हुए मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहली दफ़ा तारीख में $20 बिलियन को क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। $20.1 बिलियन पर एग्जैक्टली इस वक्त हम खड़े हैं, और वो भी तब जब हमने अपनी जो डेट रीपेमेंट्स हैं या कर्जों की जो वापसी है उसके बाद ये सूरत हाल है, जो कि वंस अगेन ऑल टाइम हाई है। और $27.2 बिलियन इससे कबल, यानी कि डेट रीपेमेंट से, कर्जों की वापसी से कबल हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हालात थे या सिचुएशन थी। फौरी तौर पे इसके जो मोंटाज है उसका मुलाहिजा करें, वापस आते हैं और अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं फिर। जी नाज़रीन, दिस इज ऑल थैंक्स टू द IMF SDR एलोकेशन, यानी कि IMF का जो अपने मेंबर ममालिक हैं उनके लिए इस वक्त तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये माना जा रहा है इस पूरे पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 के दौरान, जो कि सपोर्ट देने के लिए IMF ने अपना ये प्रोग्राम जारी किया है। इसके तहत पाकिस्तान को जो एलोकेशन हुई है उसके बाद से उन इनफ्लोज के नतीजे में ये रिजर्व्स का ये स्टेटस हमने हासिल किया है, और इसमें से हम अपनी जो डेट रीपेमेंट है या कर्जों की जो अदायगी है उसको अकाउंट करके जो बात कर रहे हैं वो $20.1 बिलियन पर इस वक्त हम खड़े हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की और इसको अनप्रेसिडेंटेड एक ऑल टाइम हाई पाकिस्तान की तारीख में अभी सो फार करार दिया है। फौरी तौर पे अपने एक्सपर्ट्स की जानिब चलते हैं नाजरीन कि ये दरअसल पायदार तरक्की, मुआशी तरक्की, अब क्या उसका हुसूल करीब नजर आता है या अभी भी उस सिलसिले में हम फार फेच्ड हैं? ये हमारा प्राइमरी सवाल है। आई एम जॉइंड बाय डॉक्टर कैस असलम, सीनियर इकोनॉमिस्ट और इन तमाम उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं, एक्सपर्ट हैं। वेलकम ऑन बोर्ड कैस असलम साहब। डॉक्टर खाकान नजीब साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट वंस अगेन, और इन तमाम उमूर को बहुत गहरी निगाह से देखते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर खाकान, आपको भी खुश आमदीद। डॉक्टर कैस, इफ आई में बिगिन विद यू, आपका इनिशियल रिमार्क क्या कहेंगे आप? इस वक्त ये तमाम चीज़ें हमने अटेन तो की हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी रिमार्क कीजिएगा। देखें, बात यह है कि मैं तारीफ करता हूँ गवर्नमेंट की कि उन्होंने किसी तरीके से 27 बिलियन तक हम रिजर्व ले गए और इस वक्त वो 21 है बिलियन। पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, रेमिटेंस से, IMF से आए पैसे एंड सच फोर्थ, और हमने शायद एक्सपोर्ट से भी कमाए in the context। तो बट एट द सेम टाइम आपका जो सवाल है सस्टेनेबिलिटी का, उसका तल्लक बड़ी सीरियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ है। उसका तल्लक जो है, मेरा अभी ये ख्याल है कि शायद हम एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल नहीं रहेंगे जिस तरीके से हम उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। अभी शायद गवर्नमेंट ने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा है, तो शायद वो पानी का प्रॉब्लम भी है, हमारी बहुत सारी इनएफिशिएंसीज जो बिजली की हैं वो भी आती हैं। हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट दे दी, हमने जो है टेक्सटाइल को मराते दी हैं, बट एट द सेम टाइम वी नीड वेरी सीरियस। देखें, इन अ वेरी सिंपल थिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड जो है हमारी वन ऑफ द लोएस्ट इन प्रोडक्टिविटी है, और हमने उसको बड़ी एफिशिएंटली पिछली गवर्नमेंट्स ने इस्तेमाल नहीं किया। हमारी लेबर वन ऑफ द लोएस्ट है प्रोडक्टिविटी में, एजुकेशन में हम कम हैं एंड सच फोर्थ। हमारी जो है ऑल्दो अभी भी हमारी लेबर है जो हमें ये फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रही है। हमारी जहाँ कैपिटल का तल्लक है, हम मशीनें भी मंगवाते हैं, हम तेल भी मंगवाते हैं, हम रॉ मटेरियल भी मंगवाते हैं बाहर से। हम फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, टेक्नोलॉजिकली रिसर्च इस मुल्क में है ही नहीं। और फिर एंटरप्रेन्योर, हमारे पास बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई विल एग्री विद दैट। कोई 1 to 2% बड़े प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स हैं लार्ज इंडस्ट्री में। हमारी स्मॉल स्केल जो है वो अच्छे भले एंटरप्रेन्योर में लिंक नहीं है इंटरनेशनल मार्केट। सही। डॉक्टर कैस सलामी, आपने चीदा हमें चीजें गिनवाई हैं कि क्या सस्टेनेबिलिटी के लिए दरकार हैं, लेकिन खाकान साहब, डॉक्टर खाकान, आपका भी जरा इनिशियल रिमार्क प्लीज। 2019 में $6 बिलियन पर हम खड़े थे, 2021 में हम $20 बिलियन पर खड़े हैं।
इसके ऊपर पहले तो रिमार्क कीजिएगा। और सस्टेनेबिलिटी या यकीनन वो एक बात का सवाल है, लेकिन डॉलर रुपी पैरिटी पर भी बताइएगा। फिर ये जो रुपए की कदर बरक्स डॉलर के जो हमें गिरती हुई फिलहाल नजर आ रही है, उसकी क्या वजह? मोना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आपको पहले ये देखना है कि जब आज से 2 साल पहले आप देखें तो जो मुल्की पैदावार थी एक कॉन्ट्रैक्शनरी मोड में थी। उसके बाद कोविड हैपेंड एंड देयर वाज फर्दर प्रेशर। पर अगर आप पिछले 6 माह में देखें तो व्हाट यू हैव सीन इज कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी दिखाई देना शुरू हो गई। आपने पिछला साल क्लोज किया 4% के करीब ग्रोथ पे, जो कि एक्सपेक्टेड था 2%। इसी तरह आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सिर्फ जून का लास्ट नंबर है वो 14.5% था। सो ये नंबर भी रिवाइज हो जाएगा। सो ये एक अपटेक आपको दिखाई दे रहा था। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सारे देखें और जिनमें सीमेंट है, स्टील की सेल है, गाड़ियों की सेल है, बाइक्स की सेल है, इन सब में आपको थोड़ी सी वाइब्रेंसी दिखाई देती है। इस बॉयंसी की वजह लोकली आपने ये भी देखा कि जो पहले 2 माह के टैक्स के नंबर हैं 850 अरब का जो नंबर है वो तकरीबन 40 से 50% ज्यादा है। मैं डॉक्टर खाकान मलाउमी, आपकी आवाज में मुझे खासी डिस्टॉर्शन मालूम हो रही है। इसको मैं रिजॉल्व कराती हूँ। मैं आपके जवाब की जानिब वापस आती हूँ कि आप मुकम्मल कीजिएगा। लेकिन डॉक्टर कैस, आप तब तक ये फरमाइएगा सर कि ये ग्रोथ के हवाले से जो एक रिमार्क किया है, आप इससे कितना अग्री करते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इसके ऊपर कैसी आरा रखते हैं, इस पे भी बड़े डाइवर्सिफाइड किस्म की ओपिनियंस हैं। डॉक्टर कैस, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? क्या ग्रोथ हमने वाकई अचीव कर ली है? आपकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन ठीक ही है, उसकी डायरेक्शन चाहिए। बट हमारा एक जो बहुत बड़ा जो इशू रहेगा और है कि अभी भी हम लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे बिलीव कर रहे हैं। अभी मजे की बात यह है कि अबाउट 43 to 45% आपकी जीडीपी जो है वो सर्विस सेक्टर से आती है, और जिसमें बहुत कम है कंपोनेंट एक्सपोर्टेबल्स का। सो इन द कॉन्टेक्स्ट शायद मैं इस बात पे एग्री करूंगा डॉक्टर साहब से कि ट्रांजैक्टरी आपके जो अमीर तबके हैं उनकी बिल्कुल ठीक है, मगर जब आप पूरे मुल्क में बात कर रहे हैं और स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर ये भी चाह रहे हैं कि टूरिज्म भी हो और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, तो उस पर अभी टेक्निकली कोई हमने उस खातर खा काम नहीं किया। और जब आप बिजली जो दे रहे हैं आप इंडस्ट्री को बेशक सब्सिडाइज करके वो बाहर के पेट्रोल से दे रहे हैं, ऑयल से दे रहे हैं, अपनी जो है बहुत कम है मिक्स अब हमारा इंडिजिनस रिसोर्सेज का, तो इनएफिशिएंसीज रहेंगी आपकी। सो आई टेक्निकली आई विल एग्री कि ट्रांजैक्टरी आपकी ठीक है, मगर जैसे ये हुकूमत जाएगी तो आपको नजर आएगा कि ट्रांजैक्टरी जो है वो कहीं और चली गई है। इन दी कॉन्टेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी जो आपने लफ्ज बोला है उसके लिए बड़ी सीरियस, मैंने फिर से कहा कि रिफॉर्म्स आनी पड़ेंगी। मैं ये समझता हूँ कि हमें अब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को छोड़ के, इंडस्ट्री को छोड़ के अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। हमें अल्टरनेट सोचने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दुनिया को बेच सकें, जो अभी हमारी शायद विजन्स नहीं है हुकूमत, वो अभी उन्हीं पे इंकसार कर रही हैं। जितनी बातें डॉक्टर साहब ने की हैं उसमें ज़्यादातर तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है इंडस्ट्री। कितनी, अब ये भी एक फिलोसफिकल बहस है कि कितनी वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जॉब देती है, वो टैक्स देती है, और कितने वो रिसोर्सेज जो हैं वो ले जाती है एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री से। सो ये तो एक विजन पे नजर आएगा कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री को ज्यादा मरातें देनी चाहिए या एक्सपोर्टेबल को देनी चाहिए या दोनों को देनी चाहिए। तो आई थिंक डॉक्टर खाकान का मैं जरा रुख कर लूं इस बात पे, डॉक्टर कैस उनका भी व्यू आ जाए। जी डॉक्टर खाकान, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये जो बड़ी सीरियस एक ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि डॉक्टर कैस ने उठाई हैं, और दूसरा ये डॉलर रुपी पैरिटी, व्हाट एक्सप्लेन्स दिस फ्लक्चुएटिंग पैरिटी एज ऑफ नाउ, ये जो बढ़ती जा रही है वाइडनिंग पैरिटी? अच्छा, मैं वहीं से डिस्कशन पिकअप करता हूँ। देखें, सो आपने ये अपटेक जब देखा तो आपने ये भी देखा कि पिछले 3 माह में 2 माह ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर कैस फरमा रहे थे
कि जो आपकी इंपोर्ट है वो $6 बिलियन को क्रॉस कर गई है, और जो अगस्त का सिर्फ तजारती खसारा है वो $4 अरब का है, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट एवर ट्रेड डेफिसिट है। इसकी वजह से आप थोड़ा सा रूपी पे प्रेशर देख रहे हैं। रूपी का प्रेशर बड़े वाजे है कि आपका ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा, प्लस आई थिंक द जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशन जो है इस वक्त रीजन में अफगानिस्तान की वजह से भी, जहां पे उनकी करेंसी में थोड़ा सा जो एतमाद है वो कम है, उसकी वजह से देयर इज डॉलर बाइंग, हम ये भी सुन रहे हैं। ये दो वजूहात मिल के ये क्रिएट कर रही हैं जो बॉयंसी है इकोनॉमी में, प्लस यू हैव बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, शुगर, कॉटन। ये सब चीजें भी बहुत प्ले कर रही हैं कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, और जैसे इंपोर्ट बिल बढ़ता है, और हमने एक स्ट्रक्चर रिफॉर्म किया है जिसमें हमने थोड़ा सा अपने रुपी को फ्री फ्लोट की तरफ लेके गए हैं, तो रुपी पे एक आपको एडजस्टमेंट, इसको मैं जिस तरह समझता हूँ ये है कि देखिए रुपी इज एडजस्टिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई दैट इज प्रेवलेंट इन द कंट्री। ये है इस वक्त सूरत है। इसकी जो अब सस्टेनेबिलिटी है, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो पहली सस्टेनेबिलिटी है वो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में ही दिखानी चाहिए, बिकॉज 230 मिलियन लोगों के लिए हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मींस गुड यील्ड्स। पाकिस्तान की यील्ड्स इस वक्त मेजर 4 क्रॉप्स में 50% हैं कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट। दैट शुड नेवर बी एक्सेप्टेबल, और ये है हमारी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दैट वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। नंबर 2, आपकी जो जितनी भी SOEs हैं, they play into your sectors, the viability of your energy sector, the viability of your petroleum sector, the viability of your aviation sector, the viability of your logistics sector, which all is productivity in the country. Fair enough. मैं so the long term, to both the gentlemen, मैं आपके आखिरी सेंटेंसेस कलेक्ट कर रही हूँ। डॉक्टर कैस आपका आखिरी जुमला, फिर मैं डॉक्टर खाकान से उनका लास्ट सेंटेंस मांगूंगी। यस सर। देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को एक बड़ी सीरियसली डिवर्सिफाइंग पॉलिसी देनी पड़ेगी एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब से कि हमारी जो यील्ड्स हैं फूड की, उन पे बहुत सीरियस आपको अब शायद चाइनीज मॉडल लाना पड़े, क्योंकि आपके पास और जमीन नहीं है